भारतीय राजनीति और समाज के सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक, सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत ने 2014 से ही देशभर में बहस और सवाल खड़े किए हैं। एक चमकदार सोशल लाइफस्टाइल और केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा की मौत केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि इसमें साजिश, राजनीति और व्यक्तिगत संघर्षों की परतें भी जुड़ी हुई हैं। क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी, या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? इस केस से जुड़े हर पहलू पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इतने सालों बाद भी यह मामला क्यों अनसुलझा है। सुनंदा पुष्कर केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। 17 जनवरी 2014, सुनंदा पुष्कर की नई दिल्ली के होटल लीला में रहस्यमयी तरीके से मौत। 19 जनवरी 2014, सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाथ पर चोट व चेहरे पर खरोंच के निशान, शरीर में एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के अंश मिले। 23 जनवरी 2014, केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर। 25 जनवरी 2014, केस फिर से दिल्ली पुलिस के पास भेजा गया। 30 जनवरी 2014, सुनंदा के 3 ब्लैकबेरी फ़ोन जब्त किए। इसे CSFL को भेजा और व्हाट्सएप, ट्विटर, कॉल लॉग, एसएमए, इमेज का डेटा भेजा। 2 जुलाई 2014, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम करने वाले पैनल को लीड करने वाले एम्स के डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर करने का दबाव डाला गया था। 1 जनवरी 2015, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने इस नतीजे पर पहुंचे कि पुष्कर की मौत आत्महत्या नहीं मर्डर है। अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। फरवरी 2015, एम्स की रिपोर्ट में जहर से मौत की रिपोर्ट के बाद सुनंदा पुष्कर का विसरा अमेरिका में वाशिंगटन की FBI लैब में भेजा गया। नवंबर 2015, दिल्ली पुलिस ने पत्रकार नलिनी सिंह से इस मामले में मदद के लिए पूछताछ की। फरवरी 2016, दिल्ली पुलिस की SIT ने शशि थरूर से पूछताछ की। जुलाई 2017, बीजेपी लीडर सुब्रह्मण्यम स्वामी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में SIT जांच की मांग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 26 अक्टूबर 2017, हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता स्वामी की याचिका खारिज की। जनवरी 2018, सुब्रह्मण्यम स्वामी SIT जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फरवरी 2018, स्वामी का याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। मई 2018, केस अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ट्रांसफर। अदालत ने थरूर को आरोपी के रूप में समन भेजने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा। जून 2018, अदालत ने कहा कि आरोपी के रूप में थरूर के खिलाफ पर्याप्त आधार। अगस्त 2019, दिल्ली पुलिस ने अदालत से थरूर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाए जाने का मामला चलाने की मांग की। फरवरी 2020, सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को रिकॉर्ड में लिए जाने की थरूर की याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। जून 2020, शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर के ट्वीट और उनके ट्विटर अकाउंट को संरक्षित करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग की। जुलाई 2020, कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं, इस मामले पर स्थानीय अदालत ने अपना आदेश करीब 1 महीने के लिए आगे टाल दिया। जुलाई 2021, शशि थरूर सभी आरोपों से हुए बरी। आइए अब इस पूरे केस को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे केस हुआ क्या था। सुनंदा पुष्कर केस, साजिश, राजनीति और अनसुलझे सवालों का गहराता रहस्य। कुछ समय पहले में चाहे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो, श्रीदेवी की मौत को हर बार तमाशा बनाया गया। आप कहेंगे इसमें टीवी का कसूर है, शायद कुछ हद तक इंटरनेट का भी। हालांकि 90 के दशक में जब अभिनेत्री दिव्या भारती की एक हादसे में मौत हुई, तब भी पत्रिकाओं अखबारों में लोग चुटकियां लेकर इस मौत से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करते थे। तब इंटरनेट न था,
चाय की टपरी ही इंटरनेट थी। फिर 2000 के आसपास इंटरनेट आया। 2005 में अभिनेत्री परवीन बाबी की मौत की खबर आई। तब भी लेकिन ट्विटर और फेसबुक जैसे ठिकाने उपलब्ध न थे, फिर भी हर जगह मजाक चलता रहता था। 2014 में इस कड़ी में एक और नाम जुड़ा, सुनंदा पुष्कर। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा एक होटल के कमरे में मृत पाई गई। हालांकि सुनंदा अपने आप में एक सफल कारोबारी थीं, लेकिन कांग्रेस नेता शशि थरूर से उनका रिश्ता इसे एक हाई प्रोफाइल केस बना गया। साल 2024 में इस केस को 10 साल बीत चुके हैं। सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत की सच्चाई कभी सामने आएगी? आज इन्हीं अनसुलझे सवालों की गहराई तक जाएंगे। सुनंदा पुष्कर केस, साजिश, राजनीति और अनसुलझे सवालों का गहराता रहस्य। सुनंदा महज एक मजाक नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान थीं। इसलिए पहले एक नज़र उनकी हस्ती पर डाल लेते हैं। साल 1962 में सुनंदा की पैदाइश कश्मीरी पंडितों के परिवार में हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास और जया दास की वो इकलौती बेटी थीं। 1990 में कश्मीर में हुई हिंसा में उनके घर को जला दिया गया, जिसके बाद सुनंदा और उनका परिवार जम्मू में रहने लगा। सुनंदा की पहली शादी उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ थी। होटल मैनेजमेंट करते हुए उनकी मुलाकात संजय रैना से हुई और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ये शादी मुश्किलों से भरी थी और जल्द ही सुनंदा को इस रिश्ते में घुटन होने लगी। 1991 में उन्होंने ये रिश्ता तोड़ते हुए सुजीत मेनन नाम के एक मलयाली बिजनेसमैन से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ। मार्च 1997 में सुजीत की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुजीत की मौत को भी डिप्रेशन और आत्महत्या से जोड़कर देखा गया। हालांकि सुनंदा ने ऐसी किसी बात से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि सुजीत आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे। सुजीत की मौत के बाद सुनंदा का पूरा ध्यान अपने बेटे शिव पुष्कर मेनन की तरफ था। पिता की मौत के बाद शिव को बोलने में कुछ दिक्कतें आने लगी, इसलिए सुनंदा उसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने के लिए कनाडा चली गई। 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे को एक्टिंग की दुनिया में लाना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने शिव का दाखिला अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल में करवाया। इन सालों में सिंगल मदर रहते हुए उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया। श्रीनगर के एक होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट से शुरुआत करते हुए उन्होंने दुबई का रुख किया और वहां एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया। ऐश्वर्या तब मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रही थीं। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कनाडा में नौकरी की और फिर दुबई में ज्वेलरी का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने पति का जमा हुआ कर्ज चुकाया बल्कि अपने पिता और भाई को भी सपोर्ट किया। धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते हुए उन्होंने दुबई में काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज अपने नाम की। ऐसी डिटेल किसी मर्द के नाम से जुड़े तो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहा जाता है, लेकिन सुनंदा के केस में ये सब बातें स्कैंडल की तरह बताई गईं। सुनंदा का नाम साल 2010 में पहली बार मीडिया में आया। मामला आईपीएल से जुड़ा था। रोंडेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की एक कंपनी थी जिसमें सुनंदा को 70 करोड़ की स्वेट इक्विटी मिली थी। स्वेट इक्विटी का मतलब कंपनी का वो हिस्सा जो आपको अपनी मेहनत की एवज में मिलता है। साल 2010 में रोंडेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोची टस्कर्स केरला नाम की एक आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीदी। अब इसमें पेंच ये था कि सुनंदा को इस कंपनी का डायरेक्टर आईपीएल की बोली से सिर्फ 18 दिन पहले बनाया गया था। इसलिए सुनंदा पर अनियमितताओं के आरोप लगे। हालांकि ये आरोप सुनंदा के साथ साथ शशि थरूर पर भी लगे। सुनंदा इस समय कांग्रेस सांसद और विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, इसलिए उन पर अपने पद के अनैतिक उपयोग का आरोप लगा। इस मामले में तब गुजरात के मुख्यमंत्री और साल 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफी विवादित हुआ था। 29 अक्टूबर 2012 को एक चुनावी रैली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है?
मोदी का इशारा सुनंदा की तरफ था। इस केस में थरूर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सुनंदा और थरूर की पहली मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। उस वक्त थरूर शादीशुदा थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद जल्द ही थरूर ने अपने पुराने रिश्ते को विराम दे दिया। थरूर और सुनंदा साथ दिखाई देने लगे और 2010 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि सुनंदा के लिए दुबई से दिल्ली का ये सफ़र आसान नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बामजई लिखती है, दिल्ली हर चीज़ माफ़ कर सकती है, लेकिन शख्सियत से भरी एक राजनेता की पत्नी को कभी माफ़ नहीं कर सकती। यही सुनंदा के साथ भी हुआ। सुनंदा खुद एक काबिल महिला थी और उनके अपने शब्दों में उन्हें किसी काम के लिए कभी किसी आदमी से मदद लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। लेकिन दिल्ली आते ही वो एक हाई प्रोफाइल नेता की पत्नी हो गई, जिसके चलते उनके हर कदम पर मीडिया नज़र बनाए रखती। अब देखिए साल 2014 में क्या हुआ। 31 दिसंबर 2013 की रात सुनंदा गोवा में एक न्यू ईयर की पार्टी में मौजूद थीं। इस दौरान उन्होंने अपनी दोस्त से कहा, मेरे पास सिर्फ 2 साल जिंदगी के बचे हैं, मुझे सब काम तेजी से करना होगा। ठीक 17 दिन बाद ये बात लगभग भविष्यवाणी साबित हो गई। 17 जनवरी की शाम सुनंदा दिल्ली के लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में मृत पाई गई। हालांकि इससे 2 दिन पहले से सुनंदा का नाम खबरों में छाया हुआ था। क्यों? 15 जनवरी के रोज शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट हुए। इन स्क्रीनशॉट्स में थरूर और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट मेहर तरार के बीच कुछ मैसेज थे। मैसेजेस पर्सनल थे और उसमें मेहर ने ये लिखा था कि वो शशि से प्यार करती हैं। शशि थरूर ने थोड़ी ही देर में कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसके बाद उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। मेहर तरार ने 2013 में शशि थरूर का इंटरव्यू किया था और अपने एक आर्टिकल में शशि थरूर की तुलना शाहरुख खान से की थी। 2014 में असित जौली और भावना विज अरोड़ा ने इंडिया टुडे में सुनंदा पर एक रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा को थरूर और तरार की बढ़ती नज़दीकियों का पता था और उन्होंने अपनी एक दोस्त से इसका जिक्र भी किया था। हालांकि सुनंदा के कहने पर थरूर ने मेहर तरार से बातचीत बंद भी कर दी थी। फिर 15 जनवरी 2014 को एक फ्लाइट के दौरान सुनंदा को पता चला कि थरूर अभी भी मेहर तरार से कांटेक्ट में हैं। उन्होंने अपनी एक दोस्त को बताया कि थरूर ने तरार का नंबर हरीश के नाम से सेव किया था। हालांकि कोई राजनेता अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, ये पूरी तरह उसका निजी मसला है, लेकिन इस केस में ये डिटेल्स महत्वपूर्ण है, इसलिए हम दर्ज कर रहे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शशि ने तरारा से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन तरारा फिर भी उनको मैसेज किए जा रहे थे। इस चक्कर में दोनों पति पत्नी के बीच काफ़ी बहस भी हुई। 16 जनवरी को सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच ट्विटर पर जमकर तू मैं हुई। सुनंदा ने मेहर पर उनके पति को स्टॉक करने के आरोप लगाए और मेहर को इसी एजेंट तक कह डाला। मेहर ने कहा कि सुनंदा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। उसी रोज सुनंदा और शशि थरूर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसे थरूर के फेसबुक पेज पर शेयर किया। इस स्टेटमेंट में लिखा था कि दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक है। नोट में ये भी लिखा था कि सुनंदा की तबीयत खराब है और वो आराम कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनंदा को ल्यूपस एरिथेमाटोसिस नाम की बीमारी थी। इसके अगले रोज शाम को जब शशि थरूर होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनंदा सो रही हैं। उन्होंने सुनंदा को उठाने की कोशिश की। सुनंदा मर चुकी थीं। थरूर ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान थे। इसमें से एक उनके गाल पर था, जो ये बताता था कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुंची, और साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बाएं हाथ पर था। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सकता कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उनके शरीर में एल्प्राजोलम, एक एंटी एंग्जाइटी ड्रग,
की नामात्र में मौजूदगी मिली थी। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई। सुनंदा के पोस्टमार्टम को जिन डॉक्टर्स के पैनल ने किया था, उसके लीडर का नाम था डॉक्टर सुधीर गुप्ता। सुधीर ने लिखित रूप में ये बताया कि उन पर मामले को सुलझाने और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनंदा की देह पर 15 निशान थे, जिसमें एक भी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता। 10 अक्टूबर 2014 को इस केस की जांच कर रही टीम ने निष्कर्ष दिया कि सुनंदा की मौत पॉइजनिंग से हुई है। हालांकि ये साफ नहीं था कि ये जहर था कौन सा, किसने दिया या खुद लिया। अब तक ये मामला राजनैतिक रंग भी ले चुका था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया कि इस केस में सिट के गठन के लिए वो एक जनहित याचिका डाल सकते हैं। स्वामी ने 2017 में पीआईएल दायर की, हालांकि कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया। इस बीच साल 2015 में इस मामले में बड़ा मोड़ आया, जब दिल्ली के तत्कालीन पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि सुनंदा की मौत किस जहर से हुई। कुछ रिपोर्ट्स में अंदेशा लगाया गया कि सुनंदा की मौत पोलोनियम नाम के जहर से हुई है। इस बात को पुख्ता करने के लिए विसरा रिपोर्ट के नमूने वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजे गए। साथ में थोड़ा ये भी जानते हैं क्या होती है विसरा रिपोर्ट। विसरा रिपोर्ट किसी व्यक्ति की मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद मिलने वाली एक मेडिकल जांच रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में मृत व्यक्ति के शरीर से लिए गए विसरल पार्ट यानी किडनी, लीवर, दिल, आंत जैसे अंगों का विश्लेषण किया जाता है। विसरा रिपोर्ट से मौत के कारण का पता लगाने में मदद मिलती है। विसरा रिपोर्ट से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। विसरा जांच कराने की वजह जब किसी की मौत हो जाती है तो पुलिस पोस्टमार्टम कराती है। कई बार पोस्टमार्टम से भी मौत के असली कारण का पता नहीं चल पाता। ऐसे में विसरा जांच कराई जाती है। विसरा जांच में क्या किया जाता है? विसरा जांच में मृत व्यक्ति के शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच की जाती है। इसमें मौत का समय, शरीर के अंदरूनी अंगों का रंग, नसों की सिकुड़न, पेट में मिलने वाले खाने के अवशेष आदि की जांच की जाती है। विसरा जांच से क्या पता चलता है? विसरा जांच से यह पता चलता है कि मौत कैसे हुई और मौत की वजह क्या थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि शरीर में किसी तरह का ड्रग्स या जहर मौजूद था या नहीं। विसरा रिपोर्ट के बारे में जानने के बाद केस पर वापस आते हैं। एफबीआई की लैब में विसरा रिपोर्ट की जांच हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कुछ पुख्ता सामने नहीं आया। 4 साल चली जांच के बाद मई 2018 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जमा की। 3000 पन्ने की चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता बरतने का आरोप लगाया गया था। थरूर ऐसे किसी भी आरोप से इनकार करते रहे। 3 साल चले केस के बाद 18 अगस्त 2021 को थरूर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाई कि यह आत्महत्या है या हत्या मामला है। इस मौके पर शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, ये मेरे लिए एक दुस्वप्न के खत्म होने जैसा है। मैंने दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया की बदनामी का धैर्यपूर्वक सामना किया है। भारतीय न्यायपालिका में मेरे कायम विश्वास के चलते मैं ऐसा कर पाया, जो आज सही साबित हुआ है। हमारी न्याय प्रणाली में अक्सर प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। अब जानते हैं साल 2024 में ये केस कहां पहुंचा है। इस केस में आखिरी खबर दिसंबर 2022 में आई थी। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। मामला अभी भी कोर्ट में है। सुनंदा के ऊपर लिखी किताब द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर की लेखिका सुनंदा मेहता लिखती हैं कि न ही सुनंदा के बेटे ने, न ही उनके परिवार ने कभी इस केस में थरूर के ऊपर कोई उंगली उठाई या शक किया, क्योंकि कानून में गुंजाइश है कि हर केस सॉल्व होना जरूरी नहीं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने बताया था, इंटरनेट की अदालत को ये मंजूर नहीं। इसलिए सुनंदा और उनके जैसे तमाम केसों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमर है।
सुनंदा पुष्कर केस आज भी एक पहेली बना हुआ है। तमाम जांच, चर्चाएं और विवादों के बावजूद सच्चाई पर से पर्दा नहीं उठ सका। ये सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है, क्या न्याय कभी मिलेगा? या यह मामला भी अनसुलझे रहस्यों की सूची में खो जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या इस केस में छिपे राज कभी उजागर हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।